नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, हमारे बेगूसराय जिले के एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने लगभग एक दशक से शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति लाई है, जिससे आज कई छात्र-छात्राएँ दीप्तमान हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिले के अनमोल सर का, जिन्होंने गणित की शिक्षा को बहुत ही आसान बना दिया है और आज काफ़ी ख्याति है इनकी। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनके विचार और इनकी सफलता की कहानी इनकी जुबानी। सर्वप्रथम केवी स्टूडियो की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले बातें शुरू करने से पहले रोशन जी, केवी स्टूडियो और आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से थैंक यू कि आप लोगों ने इस तरह का एक कॉन्सेप्ट बेगूसराय में शुरू किया। इससे पहले हमने ना बेगूसराय में ऐसा देखा। आपने खोज खोज के अच्छे अच्छे इंसान से इस कॉन्सेप्ट के द्वारा मिलवाया, जो कि हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और आज आपने हमें इस मंच पे बोलने का कुछ मौका दिया, इसके लिए थैंक यू। बहुत-बहुत आभार सर आपका। सर आज आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाई है उसके लिए पूरी टीम की ओर से मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। सर ऐसे तो आज हर कोई आपको जान रहा है, चूँकि आपने गणित के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा किया है। मैं चाहूँगा कि जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनसे अपना परिचय साझा करें। जी, मेरा नाम अनमोल कुमार है और मैं 12th के मैथ के टीचर हूँ और मैंने क्लास 10 तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल एक है आपका रघुनाथ उच्च विद्यालय, जो कि दहिया में हमारा पठन पाठन वहीं हुआ है। बाकी की पढ़ाई हम लोगों की जीडी कॉलेज में आईएससी से लेके एमएससी तक हुई है और मैं 2008 से टीचिंग लाइन में अभी तक हूँ। शिक्षक बनना ही मन में शुरू से ही था, चूँकि अलग-अलग क्षेत्र में लोग जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या यूँ कहें कि बहुत सारी स्कोप हैं, लेकिन आपने शिक्षक बनना ही चुना, इसका क्या कारण है? जी, शिक्षक बनना मतलब मैथ को लेके ना एक बच्चे में भय है, ओके ना। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने बचपन से ऐसा सोचा था कि हम टीचिंग लाइन में ही जाएंगे, ओके। ऐसा नहीं था कि मतलब बचपन से ख्वाहिश ही थी कि टीचर ही बनना है। जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था, तो 12th का एग्ज़ाम के समय हम लोगों के समय में AIEEE की एग्ज़ाम होती थी। एग्ज़ाम देने के बाद हम घर में बैठे हुए थे, तो एक दो बच्चों ने बोला कि सर, हम लोग जहाँ पढ़ने जा रहे हैं ना, वहाँ के टीचर से कुछ पूछने में हम लोगों को डर लगता है, बड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं। तो आपसे थोड़ा बैठते हैं ना तो थोड़ा फ्रेंडली वाला जैसा माहौल आता है, तो क्यों ना आप एक दो क्वेश्चन बता दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने बोला बाबू, घर पे आना ठीक नहीं लगता है। तो उस बच्चे ने कहा सर, हम आपके लिए ना एक रूम खोज देंगे। क्या अच्छा ठीक है। तो बच्चों ने ही रूम खोजा। उसके बाद जब हमने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो बच्चे को वो माहौल, एक्चुअली क्या है ना, जो पढ़ाई हो रही है 2 5 या 10 तो हर जगह वही पढ़ाया जाएगा ना, वो एक एटमॉस्फेयर होता है, वो माहौल बच्चों को वो काफ़ी पसंद आया कि सर आप जो बताते हैं ना वो बड़ा मज़ा आता है। तो उस लेके बस धीरे धीरे हम इस लाइन में आए। उसके बाद आने के बाद बी ऑनेस्ट मतलब 2 3 सालों के बाद हमें ये लगा कि बच्चों में ना मैथ को लेके काफ़ी ज़्यादा भय है, क्योंकि बच्चे ना बेझिझक होकर टीचर से सवाल ही नहीं पूछ पाते थे। तो इसी परेशानी को देखते हुए हमने क्लास का माहौल थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बनाया और पढ़ाने में थोड़ा बच्चों के मन से मैथ के माइंड का जो भूत था उसको उतारा। तो इस तरह धीरे 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 करके इस तरह लाइन में आए और हमारा बस यही उद्देश्य है कि, और जिसमें थोड़ा हद तक कामयाब भी हुए कि बच्चे जो भी मैथ पढ़ रहे हैं वो खुश होकर पढ़े, प्रेशर लेके ना पढ़े। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर मैं चाहूँगा कि गणित को लेकर जो आप ज़िक्र कर रहे थे, गणित का जो डर है, जो छात्र यहाँ से आपको देख पा रहे हैं या जो अभिभावक सुन पा रहे हैं, सर गणित को लोग क्यों उससे डरते हैं या गणित को क्यों बोझिल समझते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, आज से अगर आप 10 15 साल पीछे जाइए तो बच्चे और टीचर, बच्चे ना टीचर को देख के ऐसा सोचा करते हैं कि अगर इनसे ये पूछेंगे ना तो ये गुस्सा हो जाएंगे, ये गुस्सा हो जाएंगे। जिस वजह से क्या होता था, उनके अंदर का सवाल अंदर ही रह जाता था, जिस वजह से क्वेश्चन उनसे बन नहीं पाता था। और जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपको पढ़ाई में बोरियत महसूस होगी। उसके बाद टीचर और बच्चे में गैप बनते चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी पढ़ाई से बिल्कुल मन ही उतर जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जिन बच्चों को मैथ में मन नहीं लग रहा है या जिन अभिभावकों को लग रहा है कि उनके बच्चे मैथ से डर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले टीचर से फ्रेंडली होना पड़ेगा। फ्रेंडली का मतलब कि हम नहीं समझ रहे, हाँ एकदम नहीं समझ रहे सर, ये नहीं कोई प्रेशर में आपने बोला समझ रहे हो, हाँ हम समझ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे फ्रेंडली होंगे, बच्चे खुल के सवाल पूछेंगे, बच्चे को पढ़ने का माहौल मिलेगा। मेरा मानना है हर बच्चे का मैथ सही हो सकता है, क्योंकि किसी भी बच्चे का मैथ बचपन से नहीं, वो पढ़ पढ़ के ही मैथ
बच्चे का ठीक हो सकता है। ओके ना? जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने बदलते समय के साथ शिक्षा का और शिक्षण का पद्धति का अनुभव किया है सर। तो पहले की शिक्षा जब आप खुद एक स्टूडेंट थे और आज एज ए टीचर आप काम कर रहे हैं, तो बदलते समय के साथ शिक्षण पद्धति में क्या बदलाव देखते हैं और शिक्षार्थियों में भी? जी देखिए, मेरा मानना है पहले के पढ़ाई और अभी के पढ़ाई में थोड़ा डिफरेंट है। पहले हम लोग बच्चे को भेज देते थे, जाओ पढ़ के आओ, बच्चे भी पढ़ के आते थे, क्योंकि एक नीति थी कि मतलब 10th करना है, 12th करना है, ऐसा करना है। बट आज के क्षेत्र में मल्टी हो गया है, आप कुछ भी करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात क्या है ना, कि आज के पढ़ाई और पहले के पढ़ाई में ये गैप हम जो देख रहे हैं, कि बच्चे को सबसे पहले टीचर के साथ फ्रेंडली तो होना है। इस बात को हमने पहले ही बोला है। बच्चे जब तक खुल के अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और मेरा मानना है आज से 10-15 साल पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था। बच्चे अपनी बातों को टीचर को कहने से परहेज करते थे कि कहेंगे ना तो बुरा मान जाएगा, ऐसा कुछ होगा। आज के डेट में ये पढ़ाई का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि बच्चे टीचर में चाहते हैं कि हम ऐसे टीचर से पढ़े ना जो कि टीचर वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन उनसे नॉलेज हमको आते रहना चाहिए। बस हम ये गैप देख रहे हैं सबसे बड़ा। कि सर गणित का हमारे जीवन में क्या महत्व है और आगे किन किन क्षेत्रों में इसकी संभावनाएं देखी जा सकती है? देखिए, मैथ तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि इसका जनरल लाइफ में, हम लोगों के लाइफ में क्या यूज है, तो आप गौर कर सकते हो। एक सब्जी वाले को भी मैथ की ज़रूरत पड़ती है। अगर सब्जी वाले को भी मैथ नहीं आएगा तो वो भी अपने दिमाग से कैलकुलेट करके नहीं बता पाएगा कि आज हमने कितनी बिक्री किया, क्या किया। तो मैथ का जीवन आप एकदम ये सोच सकते हो कि निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक आपको हर जगह मैथ का यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि बिना मैथ का फिर फिजिक्स नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये मानना है, अगर आपको आपकी कोई भी एम्बिशन है, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो मैथ उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, 100%। ठीक है ना? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम चाहेंगे कि सर कैसे आसानी से, यानी हम क्या करें या हमारी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए या हमारा क्या पढ़ाई लिखाई का उस अभ्यास होना चाहिए कि गणित हम आसानी से सीख पाएँ और गणित हमारे लिए एकदम सुलभ हो जाए? देखिए, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। बच्चे क्वेश्चन बनाने के साथ ना सीधा रेस में शामिल हो जाते हैं। रेस में शामिल होने का मतलब ये है कि अगर उसने 4 क्वेश्चन बनाए तो हम भी 5 क्वेश्चन बना देंगे। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने का फंडा एकदम गलत है। पहले हम चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। मतलब यह है, अगर आप चाहते हो कि आपका मैथ ठीक हो तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो। पहले 2-3 क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, फिर क्वेश्चन में देखते हैं कि हम कहाँ परेशानी हो रही है, उस कॉन्सेप्ट को पुनः दूर करते हैं। जब चीज़ें आसान लगने लगती है तब हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैथ हमारा ठीक हो तो आप कॉन्सेप्ट से चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जो भी छात्र यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, एक टीचर के रूप में उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? जी, अभी 12th बोर्ड का पेपर आप लोगों का नज़दीक है। अभी हम लोग सारे बच्चों को ये देख रहे हैं, बहुत एग्ज़ाम वाला प्रेशर फील कर रहे हैं। हम बच्चों को बस एक ही चीज़ या मैसेज देना चाहते हैं, बाबू खुश हो के हम भारी से भारी काम को भी कर सकते हैं, वो भी आसानी से। और अगर आप प्रेशर लोगे तो आसान काम भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि अभी जो हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, थोड़ा पढ़ाई को एन्जॉय कीजिए, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ याद रखना बाबू, पढ़ाई लिखाई लाइफ का पार्ट है, ये नहीं कि इसी से आपका लाइफ डिसाइड होगा। ओके ना? इंजॉय कीजिए, कस के पढ़िए, और जो आपके हाथों में है, हाथों में का मतलब ये हो गया, आपको ये होना चाहिए कि हमने अपनी ओर से 100% कोशिश की हो। ये आपके हाथों में। आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोच सकते हो कि क्या आएगा या नहीं आएगा। तो आपको ये करना है कि जो आपके हाथों में है आप उसको कीजिए। आप जिन चीज़ों को पढ़ चुके हैं उन्हें बारी बारी से रिवीजन करें और खुश होकर थोड़ा चिल मोड में जाके एग्ज़ाम देके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही आपने कहा। सर जो पेरेंट्स आपको यहाँ से देख रहे हैं, एज ए टीचर उन पेरेंट्स से आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, पेरेंट्स के आपने बहुत काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया है। मेरा मानना है कि एक बच्चे के लाइफ में उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। हम बस पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे, बच्चे आपके कुछ भी करें, आप उनके साथ खड़े रहेंगे, पीछे नहीं खड़े रहेंगे, आप उनके साथ खड़े रहेंगे। हम लोग इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो एक चीज़ हमने अपना पर्सनली ऑब्जर्व किया है, अगर किसी बच्चे का जब रिजल्ट खराब होता है तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप की ओर देखता है। अगर उनके माँ बाप ये बोल देना कि बेटा डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तो धरती का कोई बंदा उसका मोरल डाउन नहीं कर सकता है। तो हम बस उन पेरेंट्स से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा का मार्क्स कम आया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे ने मेहनत नहीं किया। सबकी दिमागी शक्ति एक तरह की नहीं होती है। तो हमारा ये कहना है हर पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों के पीछे ना खड़े रहे, ना ताना मारने वाले के साथ खड़े रहेंगे। आप अपने बच्चों के साथ खड़े रहें और ज़माने के एकदम साथ, मतलब रहना है कि नहीं, मेरा बच्चा जो करेगा हम अपने बच्चों के साथ हैं। उसे भी फ्रेंडली महसूस करवाइएगा, अरे बेटा कुछ नहीं, ये नहीं होगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट करेंगे।
और देखिए ना बच्चा उसी साल आपको बेहतर रिजल्ट ला के दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर विचार आपके। सर, एज ए टीचर, चूंकि शिक्षक शुरू से ही वंदनीय रहे हैं, पूरा समाज उनका सम्मान करता रहा है, हमेशा सम्मानित हैं और रहेंगे भी। और हमें भी काफ़ी फ़ख्र हो रहा है कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और कभी मैं भी आपका स्टूडेंट रहा। तो मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि जो शिक्षक जो भी हमें यहाँ से देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, मैं चाहूँगा उन्हें भी कुछ विचार अपने साझा करें। हम सभी टीचर को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, हो सकता है हम सब चीज़ें सही भी बोल रहे हो या गलत भी बोल रहे होंगे, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। टीचर को ना टीचर वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम टीचर हैं, हम शिक्षक हैं, तो बच्चों को वो रुआब वाला समय नहीं है, ठीक है ना। बच्चों के साथ ना आप घुल मिल के रहिए। और मेरा ये मानना है, बहुत सारे शिक्षकों से मिलते तो वो कहते वो पहले वाला रिस्पेक्ट नहीं, मेरा मानना है रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट अभी भी है। आप बच्चों के साथ 1% तो दे के देखिए, बच्चा आपको 100% देगा, ठीक है ना। आप बच्चे के पीठ पे एक बार हाथ रखो, बेटा तू बनाओ, अगर दिक्कत होगा ना तो हम तुम्हारे साथ हैं। आप ऐसा फीलिंग दीजिए बच्चों को। आप ऐसा फीलिंग नहीं दीजिए कि तुम काय मैथ ले लिया, तुम क्यों पढ़ रहे, तो बच्चे का ना मोरल डाउन हो जाएगा। तो मेरा सभी टीचर को ये कहना है कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे, चाहे वो छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, आप उनके साथ थोड़ा घुल मिल के रहिए। कभी उसकी खुशी के लिए भी वो काम कीजिए जो उस बच्चे को पसंद हो। देखिए वो बच्चा आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार है। वो बच्चा आप बोलेगा ऐसे पढ़ो तो वो वैसे भी पढ़ेगा, जो चीज़ उसको नहीं पसंद है वो भी वो पढ़ेगा। तो मेरा हर टीचर से बस यही कहना है कि बच्चों के साथ घुल मिल के उनकी भी खुशी का ध्यान रखें और आप अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी सर एक युवा हैं आप, और भारत युवाओं का देश है, और बहुत सारे युवा अपने करियर को लेकर परेशान रहते हैं, बहुत सारी संभावनाएं उनमें हैं, और कहीं ना कहीं युवा हमारे समाज और राष्ट्र के कर्णधार हैं। तो मैं चाहूँगा उन युवाओं को भी एज ए रोल मॉडल के रूप में आप कुछ सजेशन दें। मेरा युवा वर्ग मतलब जो भी यंग जनरेशन है उनके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है बाबू। हम लोग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल ना आजकल यूज़ कम हो रहा है, मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। और जनरली आप मान के चलो बहुत सारे बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। आज जिन बच्चों को उनका टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, मेरा मानना है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो मोबाइल का है। बच्चे क्या कर रहे हैं ना, मेरा ये मानना है बच्चे जैसे क्या करते हैं, बच्चे ढंग से ना नींद ले पा रहे हैं, ना किसी चीज़ के बारे में यूनिक सोच पा रहे हैं। क्यों? उनको जैसे ही कुछ भी समय मिलता है वो बस मोबाइल में लग जाते हैं। हम ये नहीं करें बाबू मोबाइल नहीं चलाओ, मोबाइल चलाना है, मोबाइल नहीं चलाएंगे तो हम सबसे पीछे हो जाएंगे। हमें मोबाइल भी चलाना है, लेकिन ध्यान ये रखें मोबाइल हमको नहीं चलाए। कहने का ये मतलब है बाबू, हमें सबसे पहले तो अपने टारगेट को अचीव करना है, और टारगेट जब अचीव हो भी जाए फिर भी हमें ये रखना है कि दोनों के बीच में तालमेल बना रहे। और उसके बाद देखिए आप जिस चीज़ को चाह रहे हो हर लक्ष्य आपके लिए आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बड़ी बात कही। निश्चित रूप से वो मशीन हमने उसे बनाया है, उसने हमें नहीं बनाया, और उसको हमें चलाना है, उस मशीन को हमें नहीं चलाना है। छात्रों में, खास करके अभिभावकों में जो आपका एक सम्मान है, तो आज इस पद पर हैं आप, सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय हम किसी और को नहीं, बस बच्चों को ही देना चाहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो बच्चों की वजह से है, ठीक है ना। तो इसका ये नहीं कि पर्सनली श्रेय हमको ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, सबका नाम है, सबका फेम है, सब अलग अलग जगह हैं, हम भी अपने एक अलग जगह पे हैं। लेकिन है क्या, अगर बच्चों के बीच में हम लोकप्रिय हैं तो इसके मतलब बच्चों ने हमें ऐसा बनाया, ना कि हम ऐसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आभार पुनः हम अपनी टीम की ओर से करते हैं कि आज अपने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किए। हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडियो को जब आपकी ज़रूरत पड़े तो आप अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। पुनः एक बार अपनी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सब एक बार फिर से हम बोल रहे हैं रोशन जी को, गौरव को, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से एकदम दिल से थैंक यू कि आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट लाया है, ठीक है ना। और आगे आपको जहाँ ज़रूरत होगी, हमारे जिस तरह की ज़रूरत होगी, हम हमेशा खड़े रहेंगे। ओके।